दोस्तों, ये किताब द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी मानव इतिहास की एक झलक आपका ये वहम तो दूर कर ही देगी कि इतिहास को पढ़ना बोरिंग होता है। हालांकि ये महज किताब नहीं है, ये कलेक्शन है 196 चिट्ठियों की जो एक फादर अपने बेटी के नाम लिखता है जब वो जेल में है। फादर जब जेल में है, जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ये 196 चिट्ठियाँ इंदिरा के नाम लिखी जब वो जेल में थे 1930 से लेकर 1933 के पीरियड के दौरान। जेल में थे, बंद थे, सोचा क्या किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं तो जेल में बंद हूँ, कैद हूँ, लेकिन कम से कम इन चिट्ठियों के जरिए इंदिरा को तो मैं दुनिया का वर्ल्ड टूर, एक वर्चुअल वर्ल्ड टूर करवा ही दूंगा। मोटी बुक है, भारी बुक है, लेकिन किताब पढ़ते हुए बड़ा हल्कापन फील होता है। और किताब को लिखने की शैली ऐसी है कि जैसे आपको पढ़ते हुए ये लगेगा कि अगर नेहरू जी के वक्त में अगर यूट्यूब या इंटरनेट होता, या नेहरू जी अगर आज होते, तो वो जरूर एक यूट्यूबर भी होते। और ऐसा लगेगा जैसे नेहरू जी ने अपने जो जेल का जो सेल है, जिस जेल में वो बंद है, उसको स्टूडियो में कन्वर्ट कर रखा है। उनकी बैकग्राउंड में जेल की टूटी फूटी दीवार है, पीछे एक झरोखा है जहाँ से लाइट आ रही है, और सामने उनके माइक है, और वो अपने व्यूअर से बात कर रहे हैं कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे मंगोलों ने पूरी दुनिया हिला दी, या कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो दुनिया में सब जगह जाकर घुस गए हैं, या वो बात करेंगे कि आज तक का भारत का इतिहास कैसा रहा है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, जुड़े रहना हमारे साथ, ऐसी बात वो करते। ऐसा इस किताब को पढ़ते हुए लगता है कि जैसे आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कोई बंदा, कोई जानकार आदमी, कोई यूट्यूब चैनल के जरिए आपको विश्व इतिहास के दर्शन करवा रहा है। यह कभी लगता है कि एक ट्रैवल व्लॉगर है जो किसी टाइम मशीन में बैठकर इतिहास में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल गया है। साथ में उसके कैमरा है, गिम्बल है, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसी के जरिए वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपने दर्शकों को वो सब नज़ारे वो दे रहा है। इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा ही महसूस होगा। किताब इंटरेस्टिंग बहुत है, लिखने की शैली इसकी ऐसी है। अच्छा, किताब में है क्या? किताब को बिना पढ़े शायद आपको लग सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसमें चिट्ठियां हैं जो कि एक फादर ने अपनी बेटी को लिखी हैं। आपको लग सकता है कि कुछ क्यूट से लेटर होंगे जो एक बाप अपनी बेटी को लिखे। पहले पन्ने को पढ़ के कुछ लगता भी ऐसा है। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें है क्या, लेकिन किसी वहम में मत रहना, क्योंकि इस महज क्यूट लेटर्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। नेहरू जी क्या लिखते हैं, देखो एक कमाल की बात, किस तरह से उन्होंने कमाल किया कि कैसे हिस्ट्री को आप बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये आपके लिए भी है, अगर घर में आपके बच्चे हैं और इतिहास से, हिस्ट्री से थोड़ी बहुत भी उनको लगता है कि यार बोरिंग है, तो ऐसे आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो इंदिरा जी के बर्थडे को, उस महीने को, उस साल को इतिहास की एक बड़ी घटना के साथ जोड़ देते हैं। कैसे मज़ा नहीं आएगा। वो कहते हैं कि जिस साल तुम पैदा हुई, 1917, वो एक ऐसा यादगार साल है दुनिया के इतिहास में जब एक महान नेता ने, जिसके दिल में प्यार भरा है, सिंपैथी भरी है गरीबों की तरफ, उनकी सफरिंग की तरफ, उसने अपने लोगों के जरिए दुनिया में एक ना भूलने वाला इतिहास का ऐसा चैप्टर लिख दिया। वो कहते हैं इसी महीने, जिस महीने तुम पैदा हुई थी, इसी महीने लेनिन ने ग्रेट रेवोल्यूशन को शुरू किया, जिसने रशिया की और साइबेरिया की शक्ल को बदल के रख दिया। अब देखिए, हर तारीख में, हर महीने में दुनिया के इतिहास में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो आप अपने बच्चे के जो बर्थडे है, जो उसकी तारीख है, जो महीना है, उसके साथ किसी इतिहास की घटना को जोड़ दीजिए। कैसे भूल पाएगा वो उस घटना को, उस इतिहास के उस पल को। इतिहास में इंटरेस्ट तो उसका अपने आप बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इंदिरा जी के जो जन्म का जो साल है, जो महीना है, उसको महान रूसी क्रांति के साथ जोड़ दिया। ये शैली इसके लिखने की। और आगे सुनिए आप, ये भी बड़ा एक सबक है पेरेंट्स के लिए। कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। इससे बहुत हटके बात करते हैं नेहरू जी। वो क्या कह रहे हैं कि मैं उपदेश नहीं दूंगा तुम्हें, मैं उपदेश देने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं करूं क्या जब वो जेल में है। चिट्ठी कभी भी बातचीत की जगह तो नहीं ले सकती। चिट्ठी तो एक तरफा का अफेयर है कि मैंने चिट्ठी लिख के भेज दी, तुमने पढ़ ली, इससे बातचीत तो हो नहीं सकती है। तो अगर मेरी इस चिट्ठी में कोई तुम्हें ऐसी बात लगे जहां तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा हूँ, कोई सलाह दे रहा हूँ, तो उस सलाह को, उस एडवाइस को ऐसे ही मत ले लेना। उसको तुम ऐसे महसूस करना कि जैसे मैं तुम्हें कुछ सजेशन दे रहा हूँ, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि ये काम क्या ऐसे ठीक रहेगा, और महसूस करना इस बात को कि जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये बड़ी कमाल की बात है। कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि ये काम करो, ये काम मत करो, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। इसके बजाय बच्चों से वार्तालाप की जाए, उनसे कहा जाए कि यार मुझे लगता है कि ये काम ऐसे ठीक रहेगा, तुम्हारा क्या कहना है। बातचीत में बच्चों को लाया जाए, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़कर अपने फैसले खुद ले पाएंगे, तभी वो सोच भी पाएंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है, दिमाग काम करना शुरू कर देगा बच्चे का।
तो ये जो पहली चिट्ठी है ये बर्थडे लेटर ही है। उसके बाद जब नेहरू आगे बढ़ते हैं इस किताब में, अब वो अगली चिट्ठी में बात कर रहे हैं नए साल के तोहफे की। नए साल का तोहफा एक जेल में बैठा फादर अपनी बेटी को कैसे दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आज नए साल का पहला दिन है, मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, अभी सुबह होने ही वाली है, आसमान की तरफ देख रहा हूँ, तारे दिख रहे हैं, और जो वक्त बीता है, जो साल बीता है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है। मैं सोच रहा हूँ बापू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे बापू जी ने हमारे इस एक पुराने देश को, एक ओल्ड कंट्री को बिल्कुल यंग बना दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है अपने एक मैजिक टच के जरिए, और वो इस वक्त बैठे कहाँ हैं, वो बैठे हैं यरवदा की जेल में। मैं सोचता हूँ दादू के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, और लोगों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और खास तौर से मैं सोच रहा हूँ मम्मी के बारे में और तुम्हारे बारे में। मुझे सुबह ही पता लगा है कि मम्मी को अरेस्ट कर कर जेल में डाल दिया गया है। इससे बढ़िया नए साल का तोहफा और क्या होगा। जेल में रहकर एक फादर अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट कर सकता है, ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और उसके बाद वो बात करते हैं कि ये नया साल जो शुरू होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारी जो स्ट्रगल है वो आगे बढ़ेगी, और हमारा जो सपना है, फ्यूचर ड्रीम है जो हमारा अपने देश को लेकर, वो हमारा आगे बढ़ेगा, और कैसे जो इंडिया का जो पास्ट है एक शाइनिंग पेज ऑफ हिस्ट्री बनेगा। और इसके बाद शुरू होता है वर्ल्ड टूर किसी टाइम मशीन में बैठकर। अच्छा, एक हैरानी वाली बात यह कि जब नेहरू जी जेल में है तो इंटरनेट तो छोड़ ही दीजिए, उस वक्त तो इंटरनेट तो था ही नहीं, उनके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई आर्काइव नहीं है, तो इतनी भारी भरकम किताब, इतिहास जिसमें भरा पड़ा है, वो उन्होंने कैसे लिखी होगी। खैर, किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। शुरुआत एशिया और भारत के इतिहास से होकर यूरोप, रोम, इजिप्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन, मंगोल, मुगल, सब की बारी आती है। अशोक, चंगेज खान, लेनिन, गांधी, सबसे मुलाकात करवाते हैं इसमें नेहरू जी। उसके बाद डार्विन का एवोल्यूशन, रशिया का रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म, इटली जर्मनी का फासिज्म, सब कुछ। फिर भी भारीपन महसूस नहीं होगा इसको पढ़ते हुए। इसकी खास एक वजह यह भी है कि यह किताब एकेडमिक नहीं है। आप इस बात को समझना कि जब एक फादर जेल में बैठकर अपनी बेटी के नाम पर चिट्ठियां लिख रहा है और इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एकेडमिक नहीं हो सकती, वो इंटरेस्टिंग ही रहेगी। तो आप इतिहास भी जान लेंगे और बोर भी नहीं होंगे। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं मैं, चिट्ठियां लिखी तो थी नेहरू जी ने, लेकिन चिट्ठियां वो कभी भेज नहीं पाए। भेज इसलिए नहीं पाए क्योंकि लिमिट थी कि आप महीने में या हफ्ते में कितनी चिट्ठियां बाहर भेज सकते हैं। तो वो जो उनकी जो राजनीतिक चिट्ठियां रही होंगी वही बाहर वो भेज पाए होंगे। इन चिट्ठियों को उन्होंने संभाल के रखा और इनको पब्लिश किया जेल से बाहर आने के बाद। इस किताब को दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो लब्बो लुबाब हमें पता लगता है। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी पढ़ी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझसे रहा नहीं गया इसके बारे में बात, मुझे लगा मैं आपसे करूँ, उसको आपके साथ डिस्कस करूँ कि चाहे इतिहास राजाओं के नाम पर है, राजाओं ने लिखा है, लेकिन जो असल हीरो है इतिहास का वो एक आम इंसान ही है। वो कॉमन पीपल है वही है। जो इतिहास को बनाने वाले हैं वो सामान्य नागरिक है। जो इतिहास पलटने वाले हैं, जो क्रांति करने वाले हैं, वो आम लोग ही हैं। और इन चिट्ठियों के जरिए वो जब इतिहास बता रहे हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास को पढ़ो, इतिहास को समझो, इतिहास को दोहराने की कोशिश मत करो। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको दोहराओ मत। इतिहास में पीछे जाने की कोशिश मत करो। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि 800 साल पुराना मंदिर था यहाँ पर, जहाँ पर आज मस्जिद है, यहाँ पर 500 साल पुराना मंदिर था, इसको हम रीचेक करेंगे, क्लेम करेंगे, दोबारा लेंगे। तो इस तरह से इतिहास में नहीं जाना है। इतिहास को पढ़ना, समझना है और इतिहास से शिक्षा लेते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो ये किताब आज के हमारे जो माहौल है उसके हिसाब से फिट बैठती है। बहुत कुछ है इस किताब में, हिस्ट्री के साथ साथ फिलॉसफी, ह्यूमन रिलेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें नेहरू जी का भारत को लेकर जो सपना है कि कैसा होगा आने वाला भारत, मॉडर्न, सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक पावर का सपना जो है भारत को लेकर, वो इस किताब में आपको देखने को मिलता है। जैसे नेहरू जी आने वाले भारत के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज की जो इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स वाली जनता है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, उसके लिए किताब थोड़ी सी ये भारी हो सकती है। 1000 पन्नों की है, धीरे धीरे ही पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत बीच में लगेगा आपको जैसे कोई लेक्चर दे रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन वो तो किसी वेब सीरीज में भी होता है, उसको स्किप कर दो। आमतौर पर शिकायत आपकी हो सकती है कि किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, तो उनके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जहाँ पर आपका बेड है, जहाँ आप सोते हैं, एक कॉर्नर में एक छोटा कॉर्नर टेबल, अगर जगह नहीं है तो एक छोटी मोटी शेल्फ दीवार पे लगवा लीजिए, बिल्कुल सिर के पास, आपके हाथ की रेंज में। वहाँ पर इस किताब को रखिए, दूसरी किताबों को रखिए।
और रात को सोने से पहले मोबाइल को साइड पर रखिए, छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए शाम को, और एक पक्का कर लीजिए कि रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट किताब पढ़नी ही है। कोई भी किताब पढ़िए, धीरे धीरे वो पीरियड बढ़ जाएगा, आधा घंटा बनेगा, 1 घंटा बनेगा, और उसका इतना अच्छा असर होगा कि एक तो आपकी मोबाइल की लत छूटेगी और बच्चों के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, रीडिंग हैबिट बनेगी। तो दोस्तों ये मेरा रिव्यू था इस किताब को लेकर, पहला रिव्यू है किसी बुक को लेकर। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।